भारत पर विदेशी आक्रमण प्राचीन काल से ही होते आए हैं। भारत पर सर्वप्रथम विदेशी शक्ति जिसने आक्रमण किया वो फारसी साम्राज्य था। फारसी साम्राज्य के हकमनी वंश के राजाओं ने भारत पर आक्रमण का प्रयास प्रारंभ किया। फारस ईरान को कहा जाता है। इस वंश के राजाओं ने भारत पर आक्रमण का प्रयास किया। इसका कारण यह था कि पश्चिम उत्तर भारत जो इनकी सीमा के करीब पड़ता था, वहां पर राजनीतिक रूप से एकता का अभाव था। कोई एक ऐसा शक्तिशाली राज्य या राजा नहीं था जो विदेशी आक्रांता से टक्कर ले सके। छोटे छोटे राज्य थे जो आपस में ही लड़ाई झगड़े करते रहते थे और वे अपने साम्राज्य के विस्तार को महत्व देते थे। इसलिए सीमा सुरक्षा का भार कोई राज्य उठाने के लिए तैयार नहीं था। उस समय राष्ट्रवाद की भावना जैसी कि वर्तमान में है विद्यमान नहीं थी। सभी राज्य अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना ही सर्वोच्च समझते थे। देश की सुरक्षा के साथ उनका कोई संबंध नहीं था क्योंकि इस तरह की भावना उस समय विकसित नहीं हुई थी। फारसी आक्रमण के बारे में हमें हेरोडोटस, स्ट्रैबो और एरियन से जानकारी प्राप्त होती है। हेरोडोटस स्ट्रैबो व एरियन ये इतिहासकार हैं और उस समय के लेखक थे जिन्होंने भारत पर फारसी आक्रमण के बारे में लिखा है। भारत पर सबसे पहले फारसी शासक साइरस ने आक्रमण किया। वो अपने आक्रमण में सफल नहीं हुआ। इस शासक को कुरुस सेकंड भी कहा जाता है। इसने स्थल मार्ग के बजाय पहाड़ी क्षेत्रों के बजाय रेगिस्तानी मार्ग को भारत पर आक्रमण के लिए चुना। जेड्रोसिया के रेगिस्तान से होकर इसने भारत पर आक्रमण का प्रयास किया। रेगिस्तानी इस मार्ग को इसने आक्रमण के लिए चुना, परंतु यह भारत तक आने में सफल नहीं रहा तथा रास्ते में ही इसकी पूरी सेना नष्ट हो गई। जब यह फारस बीच मार्ग से वापस पहुंचा तो इसके साथ मात्र 7 व्यक्ति जिंदा बचे। तो इस प्रकार इसका प्रयास असफल रहा और यह भारत की सीमा को छू भी नहीं सका। इसके बाद डेरियस प्रथम या दारा प्रथम या बहुप्रथम ने भारत पर आक्रमण किया और यह अपने आक्रमण में सफल रहा।
इसके आक्रमण के बारे में हमें जानकारी बेहुस्तून अभिलेख, पार्सिपोलिस, नक्शे रुस्तम, इन अभिलेखों से भारत पर उसके आक्रमण व यहां पर उसके साम्राज्य स्थापित होने के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम शासक दारा प्रथम या दरवायो प्रथम माना जाता है। इतिहास में इतिहासकार इसे तीन नामों से पुकारते हैं, डेरियस, दारा या दरबहु प्रथम। परीक्षा में अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है, तो इसका नाम बदल सकते हैं, पर उत्तर यही है। यह प्रथम व्यक्ति था जिसने भारतीय सीमा पर आक्रमणकारी के रूप में कदम रखा और यहां पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। और जो हेरोडोटस इतिहासकार हैं, स्ट्रैबो, इन्होंने बताया है कि भारत डेरियस के साम्राज्य में कुल 23 प्रांत थे और उसमें 20वां प्रांत भारत था। यानी कि भारत में जो उसका साम्राज्य स्थित था उसे उसने अपने साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था। इस प्रांत से उसके साम्राज्य का 1/3 राजस्व प्राप्त होता था। 1/3 राजस्व यानी कि सबसे अधिक धनराशि राजस्व के रूप में उसे प्राप्त होती थी, जो 360 टैलेंट था। टैलेंट यह उस समय स्वर्ण मुद्रा थी, तो इसके बराबर उसे राजस्व भारत से प्राप्त होता था। और इस प्रांत की आबादी सबसे घनी आबादी वाला प्रांत था। ये जनघनत्व सबसे अधिक था और सबसे अधिक राजस्व इससे प्राप्त होता था। इसके अलावा दारा प्रथम ने अपने नौसेनाध्यक्ष स्काईलैक्स अध्यक्ष को सिंधु नदी के मुहाने का पता लगाने के लिए भेजा। उसने मार्ग में पड़ने वाले बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों को जीता। तो इस प्रकार दारा का राज्य राजपुताना और पंजाब तक फैल चुका था। यानी कि पंजाब और राजपुताना के क्षेत्र भी उसके राज्य में शामिल हो गए थे। दारा के बाद उसका उत्तराधिकारी क्षार्यस या जक्षरीन इसके बारे में कहा जाता है कि इसने भारतीय प्रांतों के देवों से युक्त मंदिरों को ध्वस्त किया और ऐसा उसने अपनी देवी एरुजमंद के कहने पर किया। यानी कि मूर्ति पूजा का प्रचलन भारत में ही था और वहीं पर उसने उन मूर्तियों को खंडित किया और जहां पर वह स्थापित थी उन्हें खंडित किया। इसके अलावा इसकी सेना में भारतीय सेना की सैनिकों की टुकड़ी थी। इस टुकड़ी के बारे में हेरोडोटस ने लिखा है कि वे सूती का वस्त्र के कपड़े पहने हुए थे, बांस के तीर कमान उनके पास थे और वो तीर लोहे की नोक से मढ़े हुए थे। तो इस प्रकार इसके समय में भी भारत का यह क्षेत्र फारसियों के अधीन रहा है और ऐसा लगता है कि
जब तक सिकंदर ने फारसी साम्राज्य को अपने अधीन नहीं बनाया, तब तक भारतीय क्षेत्रों पर फारसियों का अधिकार बना रहा। भारत और फारस के जब संबंध स्थापित हुए तो उसमें जैसा कि होता है, दो संस्कृतियों के मिलने से कुछ प्रभाव ग्रहण किए जाते हैं। तो ऐसे ही प्रभाव कुछ भारतीय सभ्यता ने फारसियों से सीखे। सबसे पहले पश्चिमोत्तर भारत में अरेमाइक लिपि जो फारसियों की थी, उसके प्रभाव से खरोष्टी लिपि का प्रचलन हुआ। उस क्षेत्र में जो अशोक के लेख मिलते हैं वो खरोष्टी लिपि में ही लिखे गए हैं। ये निश्चित रूप से उनके प्रचलन का ही, यानी कि फारसियों के संपर्क का ही परिणाम था। इसके अलावा भारतीय इतिहास में कुछ समय बाद हम देखते हैं कि विशेष रूप से कुषाण काल में किस प्रशासन की छत्रप प्रणाली, छत्रप प्रणाली का प्रचलन हुआ। यह प्रणाली फारसी साम्राज्य में ही प्रचलन में थी। उसी के प्रभाव स्वरूप भारत में छत्रप प्रणाली का प्रारंभ हुआ। इसके अलावा विदेशी संपर्क हुआ, भारतीय सभ्यता का विदेशों से संपर्क हुआ। इस संपर्क के परिणाम स्वरूप विश्व के जो महान साम्राज्य थे या शासक थे, उन्हें भारतीय धन संपदा के बारे में पता लगा। भारत की संपन्नता को देखकर उनका मन ललचाया और इसी का परिणाम था कि कुछ समय बाद सिकंदर भारतीय सीमा पर खड़ा हुआ हमें दिखाई देता है। इसके अलावा चट्टानों पर अभिलेख लेखन की प्रणाली, यह फारसी साम्राज्य में प्रचलन थी। भारत में इसे अशोक ने अपनाया। इसके अलावा अशोक जो अभिलेखों में अपनी भाषा का प्रयोग किया है कि देवराम पीरिया ये कहता है, ऐसी ही लेखन प्रणाली फारसी अभिलेखों में मिलती है। तो उसकी शुरुआत, फारसी अभिलेखों की शुरुआत और भारतीय अभिलेखों की शुरुआत एक जैसी है। यह भी उसका प्रभावी माना जाता है। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के महलों में बहुत सारे स्तंभ थे। उन स्तंभों को ईरानी स्तंभों से उनकी तुलना की जाती है और उनकी तर्ज पर बनाए गए माना जाता है। इनमें हालांकि कुछ अंतर है। जो ईरानी स्तंभ थे वो अनेक टुकड़ों से जोड़कर बनाए गए थे, परंतु भारतीय स्तंभ एक पत्थर से ही काटकर संपूर्ण स्तंभ का निर्माण किया गया था। और भारतीय स्तंभों में कमर जैसी आकृति दिखाई गई है जो ईरानी स्तंभों में हमें दिखाई नहीं देती है, परंतु उसका ही काफी परिणाम था। हालांकि ये परिवर्तन करके थोड़ा सा अपना लिया होगा, परंतु ये वहीं का प्रभाव था। स्तंभ, इसके अलावा ईरान में दंड स्वरूप सिर मुड़ाने की प्रथा का प्रचलन था। और अर्थशास्त्र में भारत का जो चाणक्य थे, उन्होंने जो अर्थशास्त्र लिखा, उसमें भी सिर मुड़ाना एक सजा के रूप में प्रचलन में था या आया था। यह भी वहीं का परिणाम बताया जाता है, यानी कि सिर मुंडाना। सिर मुंडाना ईरानी शासक या फारसी शासक स्त्रियों को अंगरक्षक के रूप में रखते थे। तो यही प्रणाली हम मौर्य साम्राज्य में भी देखते हैं, जहां स्त्रियों को अंगरक्षक के रूप में रखा जाता था। ईरानी लोग या फारसी लोग आज भी अग्नि का विशेष रूप से अग्नि की पूजा करते हैं और उनके कमरे में हमेशा अग्नि प्रज्वलित रहती थी। मौर्य साम्राज्य में भी प्रत्येक मंत्री को यह अनिवार्य था कि वो अपने कक्ष में
अग्नि प्रज्वलित रखे। ये प्रभाव भी वहीं से था। अग्नि प्रज्वलन रखना या अग्नि को प्रज्वलित रखना। इसके अलावा फारसियों ने पश्चिमोत्तर भारत में या उसका एकीकरण कर दिया। हालांकि उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे राज्य बचे थे जो इनके स्वतंत्रता से, इनके अधीनता से बाहर थे। इन्होंने केवल 3 राज्यों पर अधिकार किया था, जो वर्तमान में हम 3 मान सकते हैं, गांधार, काम्बोज और सिंध। गांधार, इसके इन्हें एक प्रांत बनाया था, एक प्रांत के रूप में गठित किया था। इनके अलावा बहुत सारे राज्य थे, परंतु इनके एकीकरण होने से भी सिकंदर के लिए भारत में विजय करना आसान हो गया। उसके समय में राजाओं की संख्या घट गई, क्योंकि इन्होंने कई राज्यों को मिलाकर एक प्रांत बना दिया था, तो उसके लिए यह मार्ग सुविधाजनक हुआ। इसके अलावा स्काईलैक्स ने समुद्री मार्ग की खोज की, जिसके द्वारा व्यापारिक लाभ हुआ। मौर्य राजप्रसाद यानी कि राजमहल जो था, उसका निर्माण यह माना जाता है कि वो पारसियों की तर्ज पर ही किया गया था। यानी कि मौर्य राजमहल में पारसियों के राजमहल के प्रभाव दिखाई देता है। इस प्रकार फारसियों ने भारत पर आक्रमण कर अनेक सांस्कृतिक योगदान प्रदान किए, जिससे भारत विश्व जो कटा हुआ था वो विश्व के संपर्क में आया और भारत के बारे में पूरी दुनिया को पता लगा। फारसियों के बाद सिकंदर भारत पर आक्रमण के लिए आया। सिकंदर का उद्देश्य विश्व विजय था। मेसोडोनिया के क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र, सेकंड का पुत्र सिकंदर विश्व विजय की कामना रखता था। यह प्रेरणा उसके पिता ने ही उसे दी थी। बचपन से ही फिलिप ने अपने पुत्र सिकंदर के मन में यह बात भरी थी कि विश्व विजय सबसे महान कार्य होगा और कार्य ऐसा करो कि तुम्हारी तुलना किसी अन्य व्यक्ति से ना हो सके। इसलिए फिलिप ने अपने पुत्र सिकंदर के मन में यह बात कूट कूट कर भर दी थी कि विश्व विजय ही एक महान कार्य है। फिलिप द्वितीय की मृत्यु के बाद 20 वर्ष की आयु में सिकंदर राजा बना, यानी कि शासक बना, राजगद्दी पर बैठा और अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए विश्व विजय के लिए निकल गया। अनेक राज्यों को जीतता हुआ वह 331 ईसा पूर्व में सिकंदर ने फारसी साम्राज्य को आरबेला के युद्ध में पराजित कर दिया। इसके बाद संपूर्ण फारसी साम्राज्य सिकंदर के चरणों में नतमस्तक हो गया, यानी कि पूरा साम्राज्य उसके अधीन आ गया, जो विश्व में बहुत उच्च स्तर का या बहुत समृद्धशाली साम्राज्य माना जाता था। इसके बाद संपूर्ण साम्राज्य की संपत्ति पर सिकंदर का अधिकार हो गया। उसके हाथों में असीमित
संपत्ति या आर्थिक संसाधन आ गए। इस युद्ध में सिकंदर ने फारस के राजा, फारसी शासक दारा तृतीय को हराया था। यानी कि उस समय फारस का जो शासक था वो दारा थर्ड था, दारा तृतीय, इसको हराया था। और पूरा साम्राज्य उसने अपने अधीन कर लिया। इसके बाद उसका अगला लक्ष्य भारत था। भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जो एक सीमांत क्षेत्र है, जहां से विदेशी आक्रमणकारी अक्सर भारत आते रहे हैं, सिकंदर ने भारत की ओर प्रस्थान किया। परंतु इत्तेफाक यह था कि पश्चिमोत्तर भारत में अब भी वैसी ही स्थिति थी। अनेक राज्य थे जो आपस में लड़ झगड़ रहे थे और उनमें एकता का पूर्ण अभाव था। कोई शक्तिशाली साम्राज्य नहीं था जो सिकंदर का सामना कर सके। इसके बाद सिकंदर हिंदू कुश पर्वत को पार कर भारत की भूमि पर आ पहुंचा। सिकंदर 326 ईसा पूर्व में भारत पहुंचा। यह महत्वपूर्ण तिथि है, 326 ईसा पूर्व। जब सिकंदर भारत पहुंचा तो यहां के शासकों को जब उसके बारे में पता लगा तो कुछ डरपोक शासक थे जो सिकंदर का नाम सुनकर ही घबरा गए। उनमें से एक था तक्षशिला का शासक आम्भी। आम्भी ने निकैया नामक स्थान पर, तक्षशिला का शासक था आम्भी, इसमें निकैया नामक स्थान पर सिकंदर के पास दूत भेजे और उसकी अधीनता स्वीकार की और अपना राज्य उसके सुपुर्द किया और उसके अधीनता में शासन करना स्वीकार किया। इसके बाद सिकंदर का तक्षशिला में स्वागत किया गया और सिकंदर को 500 हाथी और बहुमूल्य सामान भेंट किया गया और सिकंदर से कहा कि भारतीय साम्राज्य के विजय में हम आपके साथ हैं और हम आपकी सहायता करेंगे। पूर्ण रूप से आपकी सहायता की जाएगी। सैनिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भी मदद होगी वो आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तक्षशिला में आम्भी के अलावा कुछ अन्य राज्य भी ऐसे थे जो सिकंदर के पास आए और उसकी अधीनता स्वीकार की और आम्भी की तरह ही अपने आप को उसके अधीन स्वीकार किया और उसकी मदद करने का वचन दिया। इसी प्रकार आम्भी से सिकंदर ने पोरस के सामने एक प्रस्ताव भेजा कि वो भी हमारी अधीनता स्वीकार कर ले और भारतीय साम्राज्य की विजय में अपनी मदद हमें दे तो उसके साथ युद्ध नहीं किया जाएगा। परंतु पोरस आम्भी की तरह डरपोक देशद्रोही शासक नहीं था, तो उसने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। आम्भी पहला ऐसा शासक है, ऐसा देशद्रोही शासक है जिसके बारे में हमें पहली बार लिखित विवरण प्राप्त होता है। आम्भी पहला देशद्रोही शासक अगर किसी को कहा जाता है तो वो आम्भी है।
आम भी था। लिखित विवरण मिलता है इसके बारे में, पूरे सत्य है। अब पोरस की बारी थी। पोरस का राज्य झेलम के उस पार था। पोरस एक स्वाभिमानी व्यक्ति था जो किसी भी शासक या शक्ति के सामने झुकना नहीं जानता था। अपने स्वाभिमान के कारण उसने युद्ध का निर्णय लिया और सिकंदर के सभी प्रस्ताव उसने अस्वीकार किए। दोनों ओर से युद्ध की तैयारी थी। सिकंदर तो हमेशा युद्ध की तैयारी के लिए रहता था। पोरस ने भी युद्ध की तैयारी की। झेलम नदी के इस पार सिकंदर की सेना थी और दूसरी तरफ पोरस की, जहां उसका साम्राज्य था। बरसात का मौसम था। पोरस को यह उम्मीद थी कि शायद सिकंदर बरसात के मौसम में नदी पार ना करे और बरसात युद्ध जो होगा वो बरसात के बाद ही होगा। परंतु एक दिन अचानक सिकंदर ने रात में झेलम नदी पार की। झेलम या वितस्ता, इस नदी को पार किया। जैसे ही पोरस को इसकी जानकारी मिली, उसने अपने पुत्र को 2000 सैनिकों के साथ सिकंदर का रास्ता रोकने के लिए भेजा। परंतु उसका पुत्र इस कार्य में असफल रहा और युद्ध भूमि में मारा गया। इसके बाद पोरस अपनी संपूर्ण सेना के साथ युद्ध भूमि में आ डटा। परंतु प्रारंभ से ही पलड़ा सिकंदर का भारी रहा, क्योंकि सिकंदर की घुड़सवार सेना थी और पोरस की हाथी सेना मुख्य थी। बरसात का मौसम होने के कारण पोरस की सेना के पास जो धनुष थे वो साइज में बड़े थे और वो जमीन पर टेक कर चलाए जाते थे। दलदली भूमि होने के कारण, बारिश के कारण भूमि दलदली हो गई थी, वे धनुष सही से टिक नहीं पा रहे थे और जो उसकी घुड़सवार सेना थी, हस्त सेना थी, वो सिकंदर के घुड़सवारों ने के सामने टिक नहीं सकी। सिकंदर के जो घुड़सवार थे उनके भालों से और तीरों से हाथी घायल होने लगे और घायल होने के बाद वे बेकाबू हुए और अपनी सेना को ही नुकसान पहुंचाने लगे। इस कारण पोरस की हार हुई। युद्ध बड़ा भयंकर था। इस युद्ध को झेलम या वितस्ता का युद्ध कहा जाता है, जो सिकंदर और पोरस के बीच हुआ। झेलम या वितस्ता का युद्ध। इस युद्ध के बाद, क्योंकि आम भी उसके सिकंदर के साथ था और उसकी पूरी सेना उसके साथ थी, आम्बी को एक प्रस्ताव लेकर पोरस के पास भेजा गया कि जाओ उसके पास शांति का प्रस्ताव लेकर जाओ। पोरस आम्बी को देखते ही क्रोधित हो उठा और उसने आम्बी को मारने के लिए अपना भाला उठाया और उस पर वार किया, परंतु वह बाल बाल बच गया। इसके बाद सिकंदर ने पोरस के मित्र मेरुस को शांति प्रस्ताव लेकर भेजा। मेरुस ये पोरस का मित्र था। शांति प्रस्ताव लेकर भेजा। उसके समझाने के बाद पोरस आत्मसमर्पण के लिए तैयार हुआ। इसके बाद पोरस को यूनानी सेना ने बंदी बना लिया और उसे घायल अवस्था में सिकंदर के सामने पेश किया गया। सिकंदर ने पूछा कि पोरस, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पोरस ने बिना डरे बिना बहके स्पष्ट कहा कि जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर उसकी इस निर्भीकता से बहुत प्रसन्न हुआ और उसके साथ शांति समझौता किया। उसका राज्य उसे लौटा दिया और अपने विजय अभियान में उसकी मदद का प्रस्ताव स्वीकार किया। इसके बाद पोरस भारत में सिकंदर ने जितने भी युद्ध किए हमेशा सिकंदर के साथ रहा।
इसके बाद सिकंदर ने जहां पर उसने विजय प्राप्त की थी वहां पर निकैया नामक एक नगर और बसाया, जिसका अर्थ होता है विजयनगर। एक नगर अपने घोड़े की याद में, जो उसका प्रिय घोड़ा था, उसकी याद में उसने बसाया। उसका नाम था बाउक फेला। यह घोड़े की याद में बसाया गया। जहां पर इसका घोड़ा, सिकंदर का घोड़ा, मरा था। इसके बाद सिकंदर आगे की ओर बढ़ा और छोटे छोटे राज्यों को जीतता हुआ व्यास नदी के तट पर पहुंच गया, जिसके दूसरी ओर नंद वंश के राजाओं का शासन था। व्यास नदी, इसके पास नंदों का शासन था। नंदों को शुद्ध वर्ण का माना जाता है। यहां पर सिकंदर के सैनिक हताश हो चुके थे और वो युद्ध नहीं करना चाहते थे, वो वापस अपने घर जाना चाहते थे। ऐसा माना जाता है कि उसको सैनिकों को घर की याद आ रही थी, क्योंकि वे घर से बहुत समय पहले निकले थे और अगर युद्ध करते तो और उन्हें लंबा समय लग सकता था। इसके अलावा वो युद्ध में थक चुके थे, बहुत सारे लोग विकलांग हो चुके थे, उनके साथी मर चुके थे और उन्हें पूरी तरह आराम नहीं मिल पा रहा था, तो इसलिए वो आगे युद्ध करना नहीं चाहते थे। परंतु सबसे बड़ा कारण जो था वो था नंदों का भय। नंद भारत में एक शक्तिशाली शासक थे और उनका मुकाबला भारतीय भौगोलिक सीमा में कोई शासक नहीं कर पा रहा था। ये बातें सिकंदर और उसके सैनिक जानते थे और वो यह मानते थे कि कहीं हम पूरी दुनिया को विजय करते आ रहे हैं और भारत में नंदों द्वारा अगर हरा दिए गए तो हमारे सारे करे धाये पर पानी फिर जाएगा और हम वापस अपने देश भी नहीं लौट पाएंगे। तो इस भय के कारण सिकंदर व्यास नदी से वापस लौट गया। अगर यही कार्य सिकंदर किसी राजपूत राज्य के विरुद्ध करता, यानी कि किसी राजपूत राज्य से डरकर जाता, तो इतिहास के अनेक पन्ने या किताबें उस पर लिखी जाती। परंतु क्योंकि नंद एक शूद्र राजवंश था, जो शूद्रों का राज्य था, इसीलिए इतिहासकारों की लेखनी इस बात पर नहीं चली है और वे अनेक कारण ढूंढ लेते हैं सिकंदर के जाने के। परंतु सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि सिकंदर और उसके सैनिकों के मन में यह भय था कि तुम नंदों का सामना नहीं कर पाओगे और तुम्हारी पराजय हो सकती है। इस भय से सिकंदर व्यास नदी से वापस चला गया, यानी कि व्यास नदी से वापस। सिकंदर के आक्रमण से भारत में जो प्रभाव हुए उन्हें तो बताएंगे। पहले सिकंदर भारत से पाटल नामक स्थान से 325 ईसा पूर्व सितंबर में वापस गया, यानी कि अंतिम स्थान जो था सिकंदर का भारत में जहां से हुआ वो पाटल था। यहां से सिकंदर वापस गया। भारत सिकंदर में कुल 19 माह रहा, यानी कि सिकंदर ने भारत में 19 माह का समय बिताया था और इधर से लौटते समय बेबीलोन
सिकंदर की मृत्यु होगी 323 में। सिकंदर अल्पायु में ही मारा गया। मृत्यु स्वाभाविक थी, किसी युद्ध में मृत्यु नहीं हुई थी। अगर वो और अधिक लंबे समय तक जीवित रहता तो शायद और भी अपना साम्राज्य बढ़ा सकता था। इसके बाद हम कुछ ऐसे राज्यों का उल्लेख करना चाहेंगे। इसमें हमें दो तरह के राजा दिखाई दिए। एक तो था तक्षशिला का आम्भी। तक्षशिला का आम्भी दूसरा था पोरस। आम्भी वाले कुनबे में केवल आम्भी ही अकेला नहीं था। अनेक शासकों ने, जब तक्षशिला में आम्भी ने सिकंदर का स्वागत किया था, उस समय भी बहुत सारे शासक ऐसे थे जो सिकंदर के अधीन था, जिन्होंने स्वीकार कर ली थी। उसके अलावा पोरस का भतीजा छोटा पोरुष कहा जाता था, जिसे पोरस, जब उसने सिकंदर के आक्रमण की बात अपने राज्य पर सुनी तो वो अपने राज्य को ही छोड़कर भाग गया। उसका राज्य का नाम था गंधारिस। ये गंधारिस का शासक था और अपना राज्य छोड़कर भाग गया था। इसके अलावा शशिगुप्त और संजय नामक शासक भी थे। जिन्होंने केवल बह से ही सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। ये सभी एक ही श्रेणी के शासक हैं, जिसका आम भी था। तो भारत में देशद्रोही की प्रथा जो है कोई आधुनिक नहीं है। प्राचीन काल से ही ये प्रथा चली आ रही है। पहले शासक वर्ग करता था, आज भी अनेक ऐसे शासक मिलेंगे, ये दूसरा विषय है। परंतु उस समय आम्भी के अलावा अनेक शासक थे जो देशद्रोही थे, जिन्हें अपने देश से कोई प्रेम नहीं था। केवल जब तक राजगद्दी उनके पास है उसका सुख भोग करना उनका काम था। बाकी अगर राज्य पर कोई कष्ट आ गया उससे उनका कोई लेना देना नहीं था। इस तरह की शासन प्रणाली भारत में रही है। इसके अलावा पोरस वाली श्रेणी में भी कुछ ऐसे राज्य थे जो क्षत्रिय न होकर केवल जनजातीय लोग थे, गणतंत्रीय लोग थे। उन्होंने सिकंदर का ऐसा सामना किया कि सिकंदर देखते ही रह गया। इनमें अशोकों का राज्य था, इनके राज्य में जो है मशक इनकी राजधानी थी। यहां की सेना ने सिकंदर का डट कर सामना किया, परंतु जब पुरुषों की सेना हार गई तो यहां की स्त्रियों ने सिकंदर की सेना का डटकर सामना किया। इसके परिणाम स्वरूप सिकंदर ने यहां की सभी स्त्रियों का कत्लेआम करा दिया था। इसके अलावा पंजाब के काठों का प्रतिरोध भी महत्वपूर्ण था। काठों और ग्लेग्नकोई, इनका प्रतिरोध भी बहुत महत्वपूर्ण रहा था, जो बहुत वीरता से जिन्होंने सिकंदर का सामना किया या सिकंदर का प्रतिरोध किया। तो इसलिए गायन केवल पोरस का किया जाता है। इनके बारे में इनके बहुत कम लोगों को जानकारी है या कोई इतिहासकार ही लिख पाता है, जबकि ये एक महत्वपूर्ण चीज थी।
ये बढ़ा चढ़ाकर जो केवल एक शासक को दिखाते हैं, ये अच्छी परंपरा नहीं है। अब यूनानी आक्रमण का प्रभाव, इन बातों का कहने का मतलब मेरा यह था कि वीर लोग किसी भी जाति, वर्ण या वर्ग में हो सकते हैं। किसी एक वर्ग, वर्ण या जाति का उसमें विशेष अधिकार नहीं है। सिकंदर के आक्रमण के समय यह बात काफी हमें दिखाई देती है। प्रभाव, वैसे सिकंदर के भारत के यहां से जाने पर ही यहां पर सिकंदर के साम्राज्य में विद्रोह प्रारंभ हो चुका था, और विद्रोह में जो था, यहां के जो स्थानीय राज्य थे उन्होंने ही स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी, और यहीं के शासक राज्य बन अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर चुके थे। इसके बाद पहला प्रभाव ये देख सकते हैं हमें कि पश्चिमोत्तर भारत की सिकंदर ने एकता कर दी थी, यानी कि वो एक बना दिया था। इससे लाभ मिला चंद्रगुप्त मौर्य को। क्योंकि ये एक राज्य था और इसे विजय करने में चंद्रगुप्त मौर्य को बड़ी आसानी रही। इसके बाद इसके अलावा भारत में अनेक यवन बस्तियां बसी। जिनका शासन यवन प्रणाली के अनुसार ही चला गया, और यवन बस्तियों के कारण अनेक सांस्कृतिक आदान प्रदान भारत में हुए। एक महत्वपूर्ण बात यह थी, 1 2 3 तिथि क्रम। भारत में ऐतिहासिक तिथि का निर्धारण सिकंदर के आक्रमण से किया जाता है। 326 ईसा पूर्व से ही सभी तिथियों का निर्धारण किया गया है, यानी कि भारतीय ऐतिहासिक तिथि जो है वो सिकंदर के आक्रमण से प्रारंभ की गई हैं, उनसे ही घटाया बढ़ाया जाता है। सिकंदर के समकालीन इतिहासकारों ने भारत के इतिहास के बारे में काफी लिखा है, तो उससे हमें भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इतिहास की जानकारी, उसके बहुत सारे सेनापति या सैनिक या सामान्य व्यक्ति या जिन्होंने वहां जाकर यूनान में लोगों को बताया, उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे जिसमें भारतीय व्यवस्था के बारे में या भारत के बारे में लिखा। जो नाटक होते थे उसमें पटाक्षेप या पर्दा वो यूनानियों की देन है। पहले इसके लिए यवनी का शब्द था, क्योंकि ये यवनों ने चलाया था। पर्दा ये इन्हीं की देन था। इसके अलावा नए मार्ग, चार तो समुद्री मार्ग और 4 ही स्थलीय मार्ग, जिनकी खोज सिकंदर ने की थी। यह सिकंदर के आने से जिनकी प्राप्ति लोगों को हुई, जिनका पता लोगों को चला, जिससे व्यापार के नए मार्ग खुलते चले गए और व्यापार में प्रगति हुई। ग्रीस ज्योतिष को भारतीयों ने अपनाया, ज्योतिष का प्रभाव पड़ा, और ग्रीक कला, ज्योतिष
कला। बाद में जो हम देखते हैं गांधार कला, उस पर ग्रीस कला या यूनानी कला का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। इसके अलावा कुछ लोग सिक्कों को मानते हैं कि बहुत सारे सिक्के यूनानी की तर्ज पर, यूनानियों के जैसे भारत में चलाए गए थे। इन पर भी यूनानियों का प्रभाव पड़ा था। यूनानी भाषा पश्चिमोत्तर भारत में बोली जाने लगी, जो भारत के अंदरूनी भागों तक चली आई भाषा। तो इस प्रकार सिकंदर के आक्रमण का भारतीय जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह था कि सिकंदर के बाद भारत में रथों का महत्व, या विदेशी आक्रमणों के बाद युद्धों में रथों का महत्व समाप्त हो गया। बाद में रथ केवल प्रतिष्ठा की वस्तु माने जाने लगी, जो सेनापति, राजा या मंत्री लोग रखते थे, परंतु उसे लेकर युद्ध भूमि में नहीं जाते थे। इसके अलावा इन विदेशी आक्रमणों का उल्लेख भारतीय साहित्य में हमें प्राप्त नहीं होता है। इनके बारे में जो भी जानकारी मिलती है वो सब विदेशी स्रोतों से मिलती है।